गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ रहे थे और सर्कुलर मोशन के लिए हमने डिफरेंट क्वांटिटीज पढ़ी थी। तो लास्ट जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था एंगुलर एक्सेलरेशन। अब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन में मूव कर रहे हैं तो उसके पास और भी एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, तो वो हम इसमें पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है इसमें हम इफ ए पार्टिकल is moving in circle of radius r with uniform speed से मूव कर रहा है। ठीक है, ये इसमें ध्यान रखना, विद यूनिफॉर्म स्पीड देन इट्स मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशन। तो उसका मोशन एक्सेलरेटेड होगा। देखो, एक तरफ तो हम बात करें यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, लेकिन फिर बोल हम इसमें एक्सेलरेटेड है। वो देखो क्यों है इसमें कि जैसे ये एक पार्टिकल है, सर्कल मूव कर रहा है ऐसे। तो जब पार्टिकल, ये होगी इसका सेंटर और ये होगी इसकी रेडियस। जब पार्टिकल यहाँ पे है तो उसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है इस साइड v1। थोड़ी देर बाद पार्टिकल पहुंच गया यहाँ पे, तो ये पार्टिकल की जो स्पीड है वो हो जाएगी v2। तो इसमें देखो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, ये v1 है, v2 है, ये v3 आएगी, जो भी आएगी सबका मैग्नीट्यूड तो कितना है, v है। क्योंकि इसमें क्या दिया हुआ है, ये यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है कि मैग्नीट्यूड तो सेम है। जैसे ये 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, तो यहाँ पे तब भी 5 है, यहाँ पे तब भी 5, यहाँ तब भी 5, यहाँ पे हर जगह 5 ही है उसकी स्पीड। लेकिन डायरेक्शन क्या हो रही है उसमें, कंटिन्यूसली चेंजिंग। ठीक, और वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों अगर सेम होगी तो ये हम उसको क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रही, पहले ऐसे है, फिर यहाँ पहुंचेगा वैसे हो जाएगी, यहाँ पहुंचेगा वैसे हो जाएगी, यहाँ पहुंचेगा ऐसे हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसलिए इस मोशन क्या कहेंगे, एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन ये बनता है कि ऐसा कौन सा मोशन जिसमें यूनिफॉर्म स्पीड होते हुए भी एक्सेलरेटेड मोशन, तो हम उसमें क्या कहेंगे, व्हेन ए पार्टिकल इज मूविंग इन सर्कल विद यूनिफॉर्म स्पीड। सर्कल के अंदर यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करता है तो उसका मोशन कैसा होता है, एक्सेलरेटेड होता है। एक्सेलरेटेड का कारण क्या है, क्योंकि डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है। ठीक है, अब ये एक्सेलरेटेड मोशन है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन भी होगा। तो वो एक्सेलरेशन हम इसमें कैलकुलेट करते हैं कौन सा होगा वो एक्सेलरेशन इसमें। तो ये हो गया v1 और ये v2 हो गया ये। ठीक है, इसका फिर से करो, बनाते हैं डायग्राम। यहाँ पे है पार्टिकल, ऐसे है ये। तो अब कुछ देर बाद पार्टिकल पहुंच गया यहाँ पे, तो इसने एंगल बनाया बिल्कुल छोटा d थीटा, और डिस्प्लेसमेंट हो इसका ओनली x हुआ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो हम इसमें लेते हैं लेट द पार्टिकल हैज एन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट d थीटा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो d थीटा है, और उस टाइम लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, लीनियर जो है डिस्प्लेसमेंट होगा dx। तो यहाँ पे है, देखो ये ऐसे, कुछ देर बाद ये पहुंच गया यहाँ पे इस जगह पे, तो ये छोटा सा एंगल बना d थीटा, और ये लीनियर जो है डिस्प्लेसमेंट हुआ dx। अब यहाँ पे जब था तो उसकी थी स्पीड v1 इस डायरेक्शन में, यहाँ पे पहुंचा तो वो स्पीड होगी v2। ठीक है, तो स्पीड इसमें क्या हो रही है, कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। ये हो गया सेंटर O। So let a particle has an angular displacement d theta and in time dt। ठीक है, ये
यहाँ पे था स्टार्टिंग में और फिर यहाँ पहुंच गया, तो इसको टाइम कितना लगा dt, बिल्कुल छोटा टाइम, वेरी स्मॉल टाइम। तो उस दौरान इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, लीनियर dx, क्योंकि लाइन के अलोंग है ये। और उस टाइम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगल कितना बना है, बिल्कुल छोटा सा d थीटा इन dt, एंड लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज dx। लीनियर जो है डिस्प्लेसमेंट वो हो गया dx। तो यहाँ पे हम जैसे एक रिलेशन पता है, ये इसकी r रेडियस है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू आर का अपॉन रेडियस, ये रिलेशन हमने कल भी की थी। तो थीटा का क्या हो जाएगी, थीटा डी थीटा, आर कितनी है dx है, ठीक, और आर इसकी क्या है, ये रेडियस है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर ये दो वेक्टर, हमें क्या चाहिए यहाँ पे, एक्सेलरेशन चाहिए। तो एक्सेलरेशन हम इसका यहाँ कैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वो हम यहाँ देखते हैं। ये इतनी ही स्मॉल लेते हैं हम, ये हो गया v2, ये है v1, ठीक है। ये तो हो गया v1 वेक्टर और ये हो गया v2 वेक्टर। अब देखो इसमें ये थोड़ा सा कैलकुलेशन के लिए मैंने उसमें बड़ा बना दिया। वैसे तो ये डी थीटा बहुत छोटा होता है, ये होगा डी थीटा, ये यहाँ पे, तो ये यहाँ पे डी थीटा, तो यहाँ ये हो गया v1, ये इसमें हल्का सा चेंज आएगा v2 में, ऐसे बनेगा ये, ठीक है। लेकिन कैलकुलेशन के लिए थोड़ा सा इसमें बनाया, अलग बनाया इसमें। ठीक है, अब हमें चाहिए यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी। तो ये तो आ गया पहला पॉइंट, ये नोट करने के बाद इसको हम यहाँ नोट कर लेते हैं, डी थीटा इज इक्वल टू डी एक्स बाई आर, ये इक्वेशन फर्स्ट इसमें नोट कर लेते हैं, ये काम आएगी हमारे, ठीक है। ये नोट करने के बाद इसमें अब देखो चेंज इन अब निकालते हैं वेलोसिटी, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी है v1, तो चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालते हैं हम, चेंज इन वेलोसिटी को कैसे निकालेंगे हम, जैसे यहाँ पे थी v1, तो ये थी इसकी इनिशियल, यहाँ पे जब था तो वो थी v1, यहाँ पे जब पहुंच गया कितनी होगी, v2 होगी, तो ये होगी v1 तो इनिशियल, v2 फाइनल। तो चेंज कैसे निकालते हैं, v2 माइनस v1, तो ये आ गया चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू v2 माइनस v1। तो चेंज इन वेलोसिटी को हम कैसे लिख सकते हैं, v2 माइनस प्लस माइनस v1। तो यहाँ पे देखो दो वेक्टर है, इन दो वेक्टर का हमें क्या करना है, ये जो दो वेक्टर है ये था v1 वेलोसिटी और v2 वेलोसिटी, तो दोनों वेक्टर का हमें क्या करना है, एडिशन करना है, किस किस का, v2 और माइनस v1 का। तो v2 तो ये रहा इस साइड, तो ये तो हमने बनाया v2 ऐसे, ये तो बना दे v2, v1 कौन साइड है, ऐसे है ये, ठीक है। लेकिन ये हमें चाहिए माइनस v1, ठीक है। तो माइनस जो आएगा v1 वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये इसके साथ ऐसे, ये तो है v1। अब जो माइनस v1 आएगा तो लेंथ तो लेंगे हम उतनी उतनी इसमें, ठीक है। और डायरेक्शन इसकी क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी, तो ये हो गया माइनस v1 वेक्टर, ठीक है। आप देखो ये वेक्टर सेम ऑर्डर, और ये डिफरेंट ऑर्डर का जो है वेक्टर, ये क्या बताएगा, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। यहाँ वेक्टर का हमने ट्राइंगल लगाया, देखो फिर से एक बार यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दो वेक्टर को ऐड कर रहे हैं, किस किस को, v2 वेक्टर को और माइनस v1 वेक्टर, उससे हमें क्या मिल रहा है, डेल्टा v मिल रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या लिया, एक तो v2 वेक्टर लिया, तो v2 वेक्टर इस साइड, तो हमने ये v2 वेक्टर ऐसे, ये एज इट इज उठा के ऐसे हमने ये रख दिया, v1 है इसको भी एज इट इज हमने ये रख दिया। लेकिन ये यहाँ पे क्या चाहिए, माइनस v1 चाहिए, तो किसी वेक्टर का नेगेटिव हम कैसे बनाते हैं, लेंथ उसकी वही रखते हैं, सिर्फ डायरेक्शन क्या कर देते हैं उसकी, जैसे इसके ऊपर है तो उसकी क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, तो हमने क्या कर दी नीचे। तो ये तो हो गया v2 वेक्टर और ये हो गया माइनस v1 वेक्टर, तो दोनों का एडिशन से हमें क्या मिलेगा, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी देखो ये क्या है इसके, तो चेंज इन वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। उसके बाद लिख लेंगे एंड चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी को ही हम एक्सेलरेशन बोलते हैं, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन।
और ये एक्सेलरेशन देखो कौन सी साइड है। अगर जैसे हम यहाँ पे सर्कल बनाए तो ये सर्कल ऐसे बन रहा है, ये ऐसे, ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन ये सेंटर की तरफ है, ये जैसे ये तो हो गया v1 हो गया ये, और ये हो गया v2, तो ये इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये v1 के क्या है, ये इसके परपेंडिकुलर है, ये है यहाँ पे v1, तो इसके क्या हो गया परपेंडिकुलर। अब ये जो एंगल बन रहा है इसके अंदर, ये एंगल बहुत छोटा एंगल इसके अंदर बन रहा है, ये एंगल देखो ये तो हो गया, ये है चेंज, ये है यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी। अगर इसमें हम करें डिनोट, ये है v2 और ये है v1, तो ये है चेंज इन वेलोसिटी, जैसे इसमें हमने बनाया, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी ये है इतना छोटा सा, एंड दिस एक्सेलरेशन इज, एंड द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज towards center, so it is called centripetal acceleration. ठीक है। तो एंड चेंज इन वेलोसिटी देखो, फिर से ये पार्टिकल यहाँ पे था स्टार्टिंग में, तो इसकी जो थी वेलोसिटी वो थी उस साइड। कुछ देर बाद dt टाइम कितना होता है 0.0001 सेकेंड, इतना हो गया, बहुत छोटा टाइम। तो उस दौरान ये यहाँ पहुंचा तो बिल्कुल पास, लेकिन हमने कैलकुलेशन के लिए एंगल थोड़ा दिखे हमें, तो कैलकुलेशन के लिए थोड़ा हमने बड़ा बनाया, तो v1 हो गया, ये हो गया v2 ऐसे। तो अब यहाँ पे ये v1 पहले थी इस साइड डायरेक्शन, अब होगी इस साइड डायरेक्शन, इसका मतलब एक्सेलरेशन तो है क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो यहाँ पे इस दौरान इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा और लीनियर डिस्प्लेसमेंट dx है। तो हमने ये v1 वेक्टर और ये v2 वेक्टर, अब चेंज कैसे निकालेंगे हम, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन हम कैलकुलेट करेंगे तो एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे हमने टाइम यूनिट टाइम दे, तो चेंज इन वेलोसिटी, चेंज कैसे निकालेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनली v2 होगी, पहले कितनी थी v1, तो v2 माइनस v1, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या लिख लिया डेल्टा v, v2 माइनस v1, ठीक। अब डेल्टा v क्या लिख सकते हैं v2 प्लस माइनस v1, तो यहाँ पे ये डेल्टा v है, यानी ये क्या है चेंज इन वेलोसिटी, यही क्या है एक्सेलरेशन। ये जो एक्सेलरेशन है ये किसका सम है, v2 वेलोसिटी का और v1 माइनस v1 का। तो हमने ये बनाई v2 इस साइड है, और ये बनाई माइनस v1 है ऐसे, तो माइनस v1 क्या हो जाएगा अपोजिट, तो ये देखो माइनस v1 और ये सेम ऑर्डर, तो ये क्या बताएगा, यहाँ पे ये भी सेम ऑर्डर है, ये सेम ऑर्डर, तो ये क्या बताएगा, ये बताएगा रिजल्टेंट डेल्टा v। तो ये है चेंज इन वेलोसिटी क्या कहेंगे एक्सेलरेशन। और इस एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो कौन साइड है, वो डायरेक्शन देखो क्या है, ये इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, और ये वेलोसिटी क्या है, ये वेलोसिटी टेंजेंट के, मतलब ये वेलोसिटी टेंजेंशियल है, ठीक है। और टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन कौन सी होती है, मतलब टेंजेंट जो बनाते हैं, जैसे टेंजेंट है यहाँ पे, तो उसके परपेंडिकुलर लाइन किस साइड होगी, सेंटर की तरफ। यहाँ टेंजेंट खींचेंगे तो परपेंडिकुलर लाइन सेंटर की तरफ, यहाँ खींचेंगे टेंजेंट तो सेंटर परपेंडिकुलर तरफ, सॉरी सेंटर की तरफ। तो इसलिए ये जो है यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी एक्सेलरेशन वो क्या है, ये वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर मतलब ये वेलोसिटी टेंजेंशियल है, और टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन कौन सी होती है, टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन होती है रेडियस, ठीक। और रेडियस किस साइड वो करती है पॉइंट, सेंटर की तरफ। तो इसका मतलब ये हो गया ये डेल्टा v कौन साइड होगी, ये सेंटर की तरफ होगी, इसलिए इस एक्सेलरेशन क्या बोलते हैं हम, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मतलब टुवर्ड्स सेंटर। तो ये हो गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में। अब इसका हम मैग्नीट्यूड करते हैं कैलकुलेट, कि मैग्नीट्यूड इसका कितना होगा, क्योंकि ये तो डायरेक्शन निकाली हमने इसकी, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा हम कैलकुलेट करते हैं इसमें। तो देखो एक इक्वेशन हमने ये की थी कल, डी थीटा इक्वल dx अपॉन r। अब देखो ये एंगल है, ये है डी थीटा, तो ये एंगल जो बनेगा ये भी कितना बनेगा डी थीटा। देखो कारण क्या है, इस रेडियस के ऊपर ये परपेंडिकुलर और इस रेडियस के ऊपर ये परपेंडिकुलर। देखो ये परपेंडिकुलर है इसके ऊपर, ये ऐसे है, ये परपेंडिकुलर ऐसे है ये। अब ये रेडियस जब डी थीटा चलेगी तो परपेंडिकुलर भी कितना चलेगा,
ये रेडियस इसकी, ये डी थीटा मूव करी, तो परपेंडिकुलर पहले ऐसे था, तो परपेंडिकुलर भी कितना मूव कर गया, डी थीटा। ठीक है, तो ये डी थीटा ही हो गई ये एंगल। देखो फिर से, ये रेडियस उसके ऊपर, ये परपेंडिकुलर, अब ये रेडियस उसके ऊपर, ये परपेंडिकुलर, तो ये रेडियस कितना मूव की, डी थीटा। ठीक है, तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर भी कितना मूव करेगा, डी थीटा। जैसे ये है यहाँ पे, ठीक है, ये है एंगल, ये है रेडियस, और ये क्या है, V1। ठीक है, या टेंजेंट इसकी, मतलब इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर। अब ये मूव किया ऊपर की तरफ ऐसे डी थीटा, तो ये परपेंडिकुलर भी कितना मूव करेगा, डी थीटा। तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर ऐसे था, अब ये ऐसे हो गया, तो ये भी कितना मूव किया, डी थीटा मूव किया। तो अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ से देखो, इसमें फॉर्मूला हम इसमें लगाते हैं, डी थीटा इज इक्वल टू आर, आर क्या है इसकी, डेल्टा वी। ठीक है, और रेडियस इसकी कितनी है, ये इसमें छोटी सी इसकी हो रही बात, ये अब इसकी लेंथ तो है कितनी, v1 जो है ये वेलोसिटी, और v2 वेलोसिटी, इसकी मैग्नीट्यूड तो वही है, सेम ही है, मैग्नीट्यूड तो सेम है क्योंकि ये सेम स्पीड है। ठीक है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो v1 और v2 का तो दोनों की लेंथ तो वही है, v है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, v, तो डेल्टा v बाई v, ये इक्वेशन आ गई सेकेंड। फर्स्ट वो रही, सेकेंड ये रही। देखो और फिर से, फर्स्ट तो हमने की थी कैलकुलेट, सेकेंड कैसे निकालेंगे, इस ट्राइंगल के अंदर ये एंगल है डी थीटा, तो कितना होगा, डी थीटा, क्योंकि ये रेडियस के ऊपर ये परपेंडिकुलर, तो ये रेडियस जब डी थीटा मूव करेगी ऐसे, तो ये परपेंडिकुलर कितना मूव करेगा, ये भी डी थीटा मूव करेगी इस साइड, तो ये एंगल हो गया डी थीटा। तब यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे, थीटा इज इक्वल टू आर का अपॉन रेडियस। थीटा कितना है, डी थीटा, आर कितनी है, डेल्टा वी। ठीक, और रेडियस कितनी है इसकी, वी, क्योंकि ये है रेडियस। ठीक है, और इसकी लेंथ तो वही इक्वल, क्योंकि कैसी स्पीड से मूव कर रही है, यूनिफॉर्म स्पीड। एक्सेलरेटिविटी किसके कारण है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज करे, तो डेल्टा वी बाई वी। अब हम इसको क्या कर लेंगे, फर्स्ट और सेकंड को सोल्व कर लेंगे। तो फर्स्ट और सेकंड को सोल्व करते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड जो इक्वेशन, इसको हम कंपेयर कर देते हैं। तो कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड, कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे दोनों की लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इक्वल, तो इसलिए राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी, इक्वल। तो डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन आर। अब इसको लिख लेंगे, डेल्टा वी इज इक्वल टू डी एक्स और वी बाई आर, ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, अब दोनों साइड क्या कर दिया, डिवाइड बोथ साइड्स बाई डी टी। ठीक है, जैसे इसको कर दिया डेल्टा वी बाई डी टी इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी और वी बाई आर। तो यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन। ऊपर तो है चेंज इन वेलोसिटी, नीचे क्या है, टाइम, ये क्या होता है, एक्सेलरेशन। और ये कौन सा वो एक्सेलरेशन है, सेंट्रीपिटल है एक्सेलरेशन। क्यों, क्योंकि इसकी डायरेक्शन किस साइड होती है, सेंटर की तरफ, वो अभी हमने प्रूव की थी। और डी एक्स अपॉन डी टी क्या होता है, वेलोसिटी, तो वी इंटू वी अपॉन आर। तो ये आ गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, ये होता है फॉर्मूला सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का। तो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्कल में मूव करता है, तो उस पर एक एक्सेलरेशन काम करता है सेंटर की तरफ, उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। हमने अभी प्रूव किया कि वो सेंटर की तरफ कैसे काम करता है। ठीक है, ट्राइंगल लॉ उसमें अप्लाई की, और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, वी स्क्वायर अपॉन आर। वी यहाँ पे क्या है, जिस स्पीड से मूव कर रहा है, और आर क्या है, आर है रेडियस ऑफ द पाथ। ठीक है, तो ये हो गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। उसके बाद अगर पार्टिकल यूनिफॉर्म स्पीड से अगर मूव नहीं कर रहा हो, तो अगर पार्टिकल यूनिफॉर्म स्पीड से मूव नहीं कर रहा है, तब क्या होगा। ठीक है, तो उसके पास एक टाइप का एक्सेलरेशन और होगा, लिख लेंगे, इफ द पार्टिकल इज मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, then it has one type of acceleration also, एक टाइप का एक्सेलरेशन और होगा इसमें, is called tangential acceleration।
टेंजेंशियल एक्सेल, देखो टेंजेंशियल क्या होता है कि एक जैसे एक कार है यहाँ से मूव कर रही है, तो यहाँ से चलना स्टार्ट किया तो यहाँ स्पीड थी 0, फिर उसकी स्पीड 1 हुई, फिर 2 हुई, फिर 3 हुई, फिर 4 5 6 7 8 ऐसे बढ़ी उसकी स्पीड। जैसे फैन चलाते हैं, पंखे को जब हम चलाते तो पहले स्पीड कितनी 0, फिर वो धीरे धीरे बढ़ती है ऐसे। तो वो जो स्पीड है वो किसके अलोंग बढ़ रही है, वो इसके टेंजेंट के अलोंग बढ़ रही है, तो उसको क्या करेंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ऐसे ही चलते हुए पंखे को बंद करते तो उसकी स्पीड क्या होती है, वो कम होती जाती है टेंजेंट के अलोंग। ठीक है, जैसे साइकिल हम यहाँ पे मूव करवा रहे हैं सर्कुलर ट्रैक पे, तो पहले उसकी स्पीड यहाँ कम थी, फिर हमने और तेज कर दी, फिर और तेज कर दी, तो अब स्पीड जो बढ़ा रहे हैं यानी एक्सेलरेशन हम कर रहे हैं कौन से किसके अलोंग कर रहे हैं, उस ट्रैक के अलोंग कर रहे हैं। वो ट्रैक क्या है, वो ट्रैक सर्कुलर है, ठीक है, और इस ट्रैक पे ऐसे घूम रहे हैं तो वो टेंजेंशियल हो गया, मतलब ऐसी स्पीड थी, फिर वो हमने इतनी कर दी, फिर हमने ऐसे कर दी, तो ये स्पीड क्या है उसकी, ये स्पीड टेंजेंशियल है। ठीक है, जैसे हमें देखते हैं जैसे दिवाली के ऊपर वो चक्कर जलाते हैं हम, तो उसमें जैसे हम उसको आग लगाते हैं तो हम देखते हैं वो ऐसे घूमता है, तो पहले स्पीड कम होती है, तो उसमें जो आग होती है वो ऐसे चलती है, ठीक है, टेंजेंट के अलोंग, तो वो उसकी स्पीड भी ऐसे टेंजेंट के होगी अलोंग। ठीक है, पहले कम थी, फिर उसके बाद ज़्यादा होगी, फिर और ज़्यादा होगी, तो ये जो एक्सेलरेशन है ये टेंजेंट के अलोंग है, तो उसको कहेंगे हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो ये टेंजेंशियल होगी एक्सेलरेशन। तो देखो अब एक्सेलरेशन हमने तीनों पढ़ लिए, किसी भी पार्टिकल साथ मूव कर। तो अब बात करते हैं, देखो जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन मूव करेगा तो एंगुलर तो होगा ही। एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं, वो राइट हैंड रूल से, कि अगर मान लो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो बाहर की तरफ, क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो अंदर की तरफ। ठीक है, उसके बाद अगर सर्कल मूव करे तो उसके पास एक टाइप का एक्सेलरेशन और होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अगर वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है तो वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होती है, डायरेक्शन वो होती है सेंटर की तरफ, इसलिए उसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक है, और उसका मैग्नीट्यूड कितना आया था, v²/r। तीसरा एक्सेलरेशन और होता है, अगर मान लो कोई पार्टिकल सर्कल में मूव करता है और साथ साथ अपनी स्पीड को बढ़ा भी रहा है, ठीक है, या कम भी कर रहा है, तो वो अपनी स्पीड को टेंजेंट के अलोंग बढ़ाता जाएगा, ठीक है, टेंजेंट के अलोंग उसको कम करता जाएगा, तो उसको कहेंगे हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, अब टेंजेंशियल भी हो और ये एक्सेलरेटेड भी हो तो उसका हम जैसे ये यहाँ पे अब निकालना है, जैसे हमें यहाँ पे रिजल्टेंट इसी का लेते हैं कि जैसे ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल सर्कल मूव कर रहा है, ठीक है, तो ये सर्कल मूव कर रहा है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो कौन साइड होगा, सेंटर की तरफ, ठीक है, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कौन साइड होगा, वो टेंजेंट के अलोंग। तो या इन दोनों का हमें रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है, तो ये कैसे हम कैलकुलेट करेंगे रिजल्टेंट। ठीक है, अब रिजल्टेंट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, पैरेललोग्राम ला से, तो हमने ये पैरेललोग्राम कंप्लीट की, ये क्या बताएगा, ये यहाँ पे AR मतलब इसका रिजल्टेंट एक्सेलरेशन बताएगा। ठीक है, तो अब लिखेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि देखो सेंट्रीपिटल तो होगा ही होगा ऑलवेज, अगर कोई पार्टिकल सर्कल मूव कर रहा है तो सेंट्रीपिटल तो होगा ही होगा। अगर मान लो उसकी स्पीड भी वो है नॉन यूनिफॉर्म है, तो इसका मतलब टेंजेंशियल भी होगा, तो उस टाइम दोनों होंगे एक्सेलरेशन। तो अब रिजल्टेंट हम कैसे निकालेंगे, इसका जो आएगा रिजल्टेंट AR वो क्या आएगा, a t² + ac² का अंडर रूट। ठीक है, वो फॉर्मूला लगा देंगे a² + b² + 2ab cos थीटा, और इसके बीच में एंगल कितना दोनों के बीच में, AC और AR के बीच में 90 डिग्री, तो इसलिए क्या हो जाएगा आगे cos 90 0 हो गया, तो at² + ac² ये बच जाएगा। ठीक है, NCERT में 1-2 क्वेश्चन भी दिए हुए हैं ऐसे इसके ऊपर कि कोई पार्टिकल सर्कल मूव कर रहा है और वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल तो उसमें ये होगा ही, साथ साथ क्या होगा टेंजेंशियल। ठीक है, किसी भी जगह वो यहाँ पे होगा तो भी क्या होगा, इस साइड तो टेंजेंशियल, और ये सेंटर की तरफ क्या होगा सेंट्रीपिटल, तो इसका जो निकालेंगे रिजल्टेंट फिर से कैसे आएगा, बीच में आएगा, इनके बीच में आएगा, हमेशा कितना रहेगा 90 रहेगा। ठीक है, तो ये रिजल्टेंट आ गया इसका, तो ये एक्सेलरेशन के बारे में हो गया। तो अब हमने तीनों इसके अंदर वो पढ़ लिए, एक तो डिस्प्लेसमेंट और एक वेलोसिटी। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एक एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन हमने पढ़ा, लेकिन घूमती हुई चीज के पास 2 टाइप के एक्सेलरेशन और होते हैं, सेंट्रीपिटल, और अगर मान लो नॉन यूनिफॉर्म से मूव कर रहा है तो उसके पास टेंजेंशियल और होता है। ठीक है, अब अगली जो क्वांटिटी इसके साथ एसोसिएट होती है, जो पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, तो वो होती है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी।
मतलब अगर कोई पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है तो 1 सेकंड में कितने चक्कर उसने लगाए उसको क्या कहेंगे, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, उसको हम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर न्यू। ठीक है, एन यू, ये है, ये हमने यहाँ से लिखा कि नंबर होता है। ठीक है, और इसको हम ऐसे लिखते हैं नंबर को, तो एन ले लेते हैं, उससे क्या हो जाता है, एन तो हम किसके लिए यूज करते हैं, काफ़ी चीज़ के लिए यूज करते हैं, जैसे आगे उसके नंबर डेंसिटी के लिए यूज भी करते हैं एन, और एन उसके अंदर, तो इसके अंदर जैसे वो एंगेज हो गए। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी के लिए एफ, जैसे एफ हम फोर्स के लिए यूज कर देते हैं। ठीक है, तो ये इसलिए हमने एन यू न्यू ले लिया, और उस न्यू को क्या बोलते हैं ग्रीक लेटर, ये ऐसे डिनोट करते हैं, ऐसे बनाओ और फिर ये ऐसे कर दो, तो ये फ्रीक्वेंसी का सिंबल होता है। ठीक है, तो ये हो गया नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड। अब इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, एसआई जो होती है यूनिट वो तो होती है हर्ट्ज जिसकी। ठीक, और प्रैक्टिकल जो होती है यूनिट, प्रैक्टिकल जो है इसकी यूनिट वो ज्यादा यूज करते हैं, साइकिल पर सेकेंड। ठीक है, आरपीएस रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, आरपीएम रिवॉल्यूशन पर मिनट। ठीक है, जैसे पंखे के ऊपर लिखा होता है, पंखा जब लेके आते हैं तो उसके ऊपर उसकी स्पेसिफिकेशन में लिखा होता है 1200 आरपीएम 900 आरपीएम, मतलब एक बार उसको जब ऑन करेंगे तो 900 आरपीएम की 900 रिवॉल्यूशन पर मिनट वो उसकी वो है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब पर मिनट है तो सेकंड की हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे आरपीएम को आरपीएस में कैलकुलेट करना है तो 1 मिनट में कितनी होगी 900, जैसे 900 आरपीएम दी हुई है तो हम क्या करेंगे इसमें 60 सेकंड में तो होगी 900, तो एक में कितनी होगी 900 अपॉन 60 15 होगी, तो हम इसकी जो है फ्रीक्वेंसी आरपीएस में कितनी कहेंगे 15 आरपीएस। ठीक है, और आरपीएम में कितनी कहेंगे 900 आरपीएम। तो ये प्रैक्टिकल इसकी यूनिट है सीपीएस, आरपीएस और आरपीएम। अब इस फ्रीक्वेंसी का इसका डायमेंशन क्या होगा, देखो डायमेंशन क्या है इसकी, ये क्या है नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड। ठीक है, तो ऊपर तो नंबर ऑफ साइकिल्स आएगा और नीचे क्या आ रहा है सेकेंड, तो ऊपर तो हो गया नंबर, अब नंबर की कोई यूनिट नहीं होती, नीचे टाइम की आएगी टी आएगा सेकेंड की, तो टाइम जो ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा टी की पावर -1। ठीक है, और ये स्केलर क्वांटिटी होती है क्योंकि ये एक नंबर है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो ये फ्रीक्वेंसी के बारे में हो गया। उसके बाद आता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड भी होता है, कोई भी पार्टिकल सर्कल मूव करता है उसके लिए टाइम पीरियड क्या होता है, एक चक्कर में एक मतलब एक साइकिल में कितना टाइम लगता है, तो टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1 साइकिल, टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1 साइकिल इज कॉल्ड टाइम पीरियड। ठीक है, अब इसका जैसे यहाँ रिलेशन निकाल, टाइम पीरियड तो वही हो गया टाइम में, तो यहाँ ले लेते हैं इफ ए पार्टिकल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये तो था फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ साइकिल। ठीक है, अब दोनों के बीच में यह रिलेशन निकालते हैं, तो रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, इनके बीच क्या रिलेशन है, तो देखो यहाँ पे म्यू फ्रीक्वेंसी है, म्यू तो यहाँ पे क्या है फ्रीक्वेंसी यानी नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड। ठीक है, अब जैसे ये टी है, यहाँ पे टी है टाइम पीरियड, टी हो गया टाइम पीरियड, तो जैसे 1 सेकेंड मतलब टी टाइम के अंदर यहाँ लिखेंगे इन टी टाइम, इन टी टाइम नंबर ऑफ साइकिल्स, तो कितनी बनती है टी टाइम में, अब देखो हमने यहाँ क्या पढ़ा, टी टाइम टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1 साइकिल, तो उसमें 1 बनती है, तो इन 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में कितनी बनेगी नंबर ऑफ साइकिल 1/t, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1 साइकिल, और टाइम कितना है कैपिटल टी, तो कैपिटल टी टाइम में कितनी साइकिल बनती है, कितने चक्कर लगते हैं 1 चक्कर लगते हैं, तो एक सेकंड में कितना लगेगा 1/t। ठीक है, और यही डेफिनेशन इसकी कि एक सेकंड में कितने चक्कर लगते हैं उसको क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई 1/t,
टी, ये आ गया फॉर्मूला, ये इसकी रिलेशन होगी म्यू इज इक्वल टू 1/t। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी आ गई और इसका टाइम पीरियड का रिलेशन। अब इसके बाद अगली आती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो देखो ये होगी नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड, कितने कितने चक्कर लगे, 1 चक्कर 2 चक्कर, लेकिन उसको हम एंगल में कन्वर्ट करना चाहते हैं कि 1 सेकंड में कितना एंगल बना टोटल, तो वो हो गया एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो नेक्स्ट है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ये होता है एंगल मेड पर सेकंड। ठीक है, इसमें तो क्या था, इसमें था नंबर और इसमें एंगल आ जाएगा, तो एंगल मेड बाय ए पार्टिकल इन वन साइकिल इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। देखो एक साइकिल में तो बनता है, एक साइकिल में तो 2 पाई बनता है, तो एंगल मेड बाय ए पार्टिकल इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या होती है 1 सेकेंड में कितने मतलब चक्कर होते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा 1 सेकेंड में कितने एंगल बना। तो यहाँ से जैसे पीछे हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, ओमेगा इज इक्वल टू ये उसका एंगुलर वेलोसिटी का ये इसका ओमेगा इज इक्वल डी थीटा बाई डी टी, ये फॉर्मूला पढ़ा था। तो ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी, मतलब ओमेगा क्या होता है एंगल मेड पर सेकेंड, एंगल मेड पर सेकेंड। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी, अब देखो एंगुलर फ्रीक्वेंसी को भी ओमेगा से ही करते हैं डिनोट, क्योंकि दोनों एक ही चीज है, यहाँ फॉर्मूले से हमें पता चल जाएगा। तो एंगल मेड बाय पार्टिकल इन 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में कितना वो बनता है एंगल, वो हम इसमें यहाँ देखेंगे। तो ये जो ओमेगा होता है ये होता है 2 पाई म्यू। देखो कैसे, क्योंकि एक साइकिल के अंदर एंगल बनता है। ठीक है, एंगल मेड बाय पार्टिकल इन 1 सेकेंड, तो जैसे एक साइकिल के अंदर, या देखो इसमें ये फ्रीक्वेंसी थी, वो तो क्या थी, वो थी वो यहाँ पे, यहाँ से यहाँ गया तो 1 सेकेंड, जैसे यहाँ से चला तो हमने स्टॉप वॉच ऑन कर दी तो चलता रहा ऐसे, फिर चलता रहा, यहाँ पहुंच गया तो एक सेकेंड होगी, तो उसको उसने 3 चक्कर लगाए, तो हम क्या कहेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी 3 है। लेकिन एंगल के फॉर्म में उसको क्या कहेंगे 3, मतलब एक चक्कर में कितना 2 पाई, और ये कितने चक्कर लगाए म्यू, म्यू क्या है नंबर ऑफ साइकिल, तो म्यू के अंदर कितना लगाएंगे 2 पाई इंटू म्यू, तो ये हो गया फॉर्मूला ओमेगा इज इक्वल 2 पाई म्यू। देखो फिर से यहां से जैसे ये चला ऐसे ऐसे घुमा, तो इसने 1 सेकंड के अंदर 10 चक्कर लगाए, तो वही उसकी क्या है फ्रीक्वेंसी, मतलब म्यू उसकी कितनी होगी 10। तो एक चक्कर में कितना होता है कितना बनता है एंगल 2 पाई। ठीक है, तो म्यू में कितना बनेगा 2 पाई इंटू म्यू, वही होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से ओमेगा था ये आ गया 2 पाई, म्यू कितना होता है ठीक है, तो ऊपर आ गया ये एंगल हो गया, और नीचे क्या हो गया टाइम, एंगल और ये टाइम हो गया। ठीक, और यही क्या है उसकी यूनिट है, यही ओमेगा है। ठीक है, ओमेगा की डेफिनेशन यही है, एंगल ऊपर और नीचे टाइम, इसलिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी दोनों एक ही चीज होती है। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोथ आर सेम। ठीक है, एंगुलर के लिए हम क्या यूज करते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी में क्या बताते हैं नंबर, लेकिन एंगल के फॉर्म में बताएं तो क्या बताएंगे कि जैसे इसने 4 चक्कर निकाले, तो एंगल के फॉर्म में कितना हो गया, एक चक्कर में कितना होता है 2 पाई, तो 4 में कितना हो गया 4 इंटू 2 पाई, और वो 4 क्या थी उसकी फ्रीक्वेंसी, या क्या बोल सकते 2 पाई इंटू म्यू बोल सकते। तो ये आ गई उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये अब यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड ये सब जो भी इसमें होती क्वांटिटी सारी होगी कंप्लीट इसमें। अब देखो इसमें जैसे 1-2 क्वेश्चन है कि जैसे अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट करो अपने एक्सिस पे। ठीक है, तो अर्थ की एंगुलर एग्जांपल ले लेते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी के। कैलकुलेट ओमेगा ऑफ अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस।
या ऑन इट्स रोटेशन एक्सिस। तो रोटेशन एक्सिस पे, ठीक है, तो ओमेगा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, 2 पाई मतलब टोटल एंगल। तो एक चक्कर कितने में वो करती है पूरा अर्थ अपना, 24 घंटे में करती है एक चक्कर पूरा अपने एक्सिस के ऊपर। तो टाइम तो हो गया 24 आवर्स। तो यहाँ पे 24 इंटू 60, ये आवर को मिनट में कर लिया, और 60 मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया सेकंड में। और एक चक्कर में एंगल कितना बनता है, 2 पाई, ठीक है। तो कितना आएगा, 2 इंटू 3.14 अपॉन 24 इंटू 60 इंटू 60, ये आएगी इसकी एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ इट्स रोटेशन एक्सिस, ठीक है। दूसरा एग्जांपल, कैलकुलेट ओमेगा ऑफ अर्थ अराउंड सन। अर्थ का और बताना ओमेगा सन के अराउंड। तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू, एंगल तो वही बनता है 2 पाई, क्योंकि एक चक्कर अर्थ ने लगा है तो 2 पाई हो गया। टाइम उसमें कितना लगा, 365 डेज। तो 365 डेज उसको करेंगे मल्टीप्लाई किससे, 365 डेज को किससे कर देंगे, 24 से, तो क्या बन घंटे। फिर 60 से मल्टीप्लाई क्या बन गया, मिनट, और फिर 60 से मल्टीप्लाई क्या बन गया, सेकंड। तो इससे क्या आ जाएगी, ओमेगा, ये अर्थ की अराउंड सन आ जाएगी, ठीक है। ऐसे ही ओमेगा, अगर घड़ी का हमें कैलकुलेट करना है, जैसे घड़ी की जो सेकंड वाली सुई है उसका करना है, तो उसके लिए क्या होगा, ओमेगा जो सेकंड वाली सुई है, तो ऊपर तो हो गया, तो ओमेगा ऑफ सेकंड हैंड ऑफ क्लॉक, ये हो गया इसका एग्जांपल। क्या हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू, एंगल तो वही 2 पाई, क्योंकि सेकंड हैंड की जो सुई है, सेकंड वाली सुई है, वो एक चक्कर लगेगा 2 पाई एंगल हो गया, और टाइम कितना लगता है, 60 सेकंड। तो ये हो गया ओमेगा, ठीक है। उसके बाद ओमेगा ऑफ अब मिनट एंड का, तो मिनट एंड का क्या होगा, मिनट एंड ऑफ ए क्लॉक, तो उसका हो जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू, एंगल वही 2 पाई बनता है, एक चक्कर का निकाल रहे हैं, और टाइम कितना हो गया। अब मिनट वन सुई एक पूरा कितने में करती है, 1 घंटे में, ठीक है। तो 1 आवर, तो 1 घंटे में कितने होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं, ठीक है। या 60 मिनट में करती है तो 60 इंटू 60, तो 3600 आ गया, ठीक है। अब ओमेगा ऑफ आवर एंड, ठीक है, जो उसकी घंटे वाली सुई होती है उसका ओमेगा कितना होगा, तो उसका ओमेगा हो जाएगा, एंगल वही 2 पाई, और अब घंटे वाली सुई है वो कितने में करती है एक चक्कर पूरा, 12 घंटे में करती है। जैसे अब 2 बजे हैं तो फिर 2 कब बजेंगे, रात के 2 बजे, तो 12 घंटे हो जाएंगे, ठीक है। तो 12 घंटे, उसको 60 मल्टीप्लाई मिनट और 60 से डिवाइड सेकंड, तो ये आ जाएगा ओमेगा उसका। तो ऐसे हम ओमेगा कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो गया। तो इसी के साथ हमारी काइनेमेटिक्स वो कंप्लीट होगी, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम मोशन इन प्लेन के वो करेंगे क्वेश्चन। जैसे वेक्टर के तो हमने वो कर ही लिए थे, वेक्टर के तो एडिशन के भी कर लिए थे, मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन उसके हम कर लिए थे, ठीक है। इसमें बच रहे थे प्रोजेक्टाइल मोशन के और ये सर्कुलर मोशन के। तो मेन तो प्रोजेक्टाइल के हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम उसके क्वेश्चन करेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन एंड सर्कुलर मोशन के। थैंक यू।